हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 यानी कि साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है चैप्टर नंबर 1 है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, क्या है हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ क्या होता है यही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, समझ रहे हैं, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, कि आप अपने चारों तरफ देखिए, आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो कोई ना कोई वस्तु आपको नजर आएगा। ठीक है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है ना। देखिए क्या है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, पदार्थ का नाम दिया है। क्या नाम दिया है, पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है, जैसे कि पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है, पदार्थ है। यानी कि ये सब जो ये जितने एग्जाम्पल हम आपको बताए, सब का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान छेकते हैं। ठीक है, इस सब का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ ये स्थान छेकते हैं। ठीक है, आप देखिए अपने घर में टेबल होगा, कुर्सी होगा या कुछ भी अन्य कोई भी वस्तु जो भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा और कुछ ना कुछ वो स्थान छेकती होगी। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए, तो चलिए अब हम आगे बातें और अगले पेज पे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखिए हम जो ये पदार्थ के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में आज नहीं बात किया गया। ठीक है, इसके बारे में प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास समझने का प्रयास करते रहा है। ठीक है, यानी कि भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। यानी कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। क्या क्या है, भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम पंचतत्व कहा गया है, जिसे पंचतत्व कहा गया। ठीक है, देखिए ये पंचतत्व क्या है, पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, क्या है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हुई है। यानी कि प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी है। यानी कि प्राचीन दार्शनिकों का कहना है कि इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय का जो यूनानी दार्शनिक था वो भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया, यानी कि उसका भी यही कहना था जो कि भारतीय दार्शनिक का कहना था। ठीक है, आप इतनी बातें समझ गए, तो चलिए और चीजें हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए अब इसी पेज पे हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। क्या कह रहा है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला क्या है, भौतिक गुण, दूसरा क्या है, रासायनिक गुण। यानी कि इस चैप्टर में हमें भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है। किस चीज के बारे में पढ़ना है, भौतिक गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, रासायनिक गुण के बारे में इस चैप्टर में हमें, रासायनिक गुण के बारे में इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चैप्टर में हम रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बस हमें भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम भौतिक गुण के बारे में अगले पेज पे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बहुत समय तक जो है पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी। यानी कि एक विचारधाराओं का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। क्या माना था, एक विचारधारा जो है उनका मानना था कि पदार्थ जो है वो लकड़ी की तरह सतत होते हैं। लेकिन वहीं पे अन्य विचारधाराओं का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्यों ना ऐसा करें कि एक क्रियाकलाप के द्वारा हम इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ किससे बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और हम उसमें देखेंगे ये क्रियाकलाप करके। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम एक ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक ग्लास ले लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम पानी भर दिए हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि हम इसमें क्या किए हैं, इसमें पानी भर लिए हैं। ठीक है, इसमें पानी भर लिए। अब जहाँ तक पानी है वहाँ तक क्या करना, निशान लगा देना। क्या करना है, निशान। देखिए हम यहाँ तक निशान लगा दें। ठीक है, जहाँ तक पानी वहाँ तक क्या किए, एक निशान लगा लिए। ठीक है,
अब क्या कीजिए, आप इस चम्मच में नमक या चीनी जो भी भरना है आप भर लीजिए, ठीक है। नमक या चीनी जो भी भरना है आप इसमें भर लीजिए और उस नमक या चीनी को क्या कीजिए, आप पानी में मिला दीजिए, यानी कि पानी में डाल दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, पानी में डाल दीजिए और क्या कीजिए, फिर आप उसी चम्मच से क्या कीजिए, पानी में डाल दिए, देखिए पानी में हम डाल लिए। अब क्या करना है, उसी चम्मच से हमें क्या करना है, मिला लेना है, ठीक है। यानी क्या करना है, मिला लेना। देखिए हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। इसमें हम चीनी या नमक जो भी डाले थे, इसमें से क्या हुआ, चीनी या नमक जो भी हम डाले थे आपके अनुसार, चीनी या नमक इसमें से क्या हुआ, गायब हो गया। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है? तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, यानी कि चम्मच में रखी गई नमक या चीनी जो भी हम रखे थे वो पूरे तरह से क्या हुआ, पानी में घुल गया है। क्या हुआ, वो पूरे तरह से पानी में घुल गया है। यानी कि हमें ये मानना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर? कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी कि सभी पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना हो, यानी कि हमें इस विचारधारा को तो मानना होगा हमें इस विचारधारा को तो स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखिए जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। क्या होता है, जब हम जल में नमक या चीनी जो भी घोलते हैं ना, वो क्या होता है, जल के कण के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, जल के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, जो कि जिसमें कि नमक या चीनी समावेशित हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है, ठीक है। तो आप इस क्रियाकलाप को समझ गए होंगे, आई होप कि आप इस क्रियाकलाप को समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए और चीज़ें हम अगले पेज पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आप 4 या 5 ग्लास ले लीजिए, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। 4 या 5 ग्लास ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, सब में पानी डाल दीजिए, भर भर के पानी ले लीजिए आपको, ठीक है। आप भर भर के पानी ले लीजिए सब में, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट का 2 या 3 क्रिस्टल ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। अब उसे आप क्या कीजिए, लगभग 100 ml पानी, यानी देखिए फर्स्ट ग्लास में क्या करेंगे, हम इसमें घोल लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम घोल लेंगे, ठीक है। इसमें लगभग मान लेते हैं कि हम इसमें लगभग 100 ml पानी है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें घोल लेना है, ठीक है। देखिए इसमें हम घोल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसमें घोल लिए, अब देखिएगा आप इसमें हम घोल लिए हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें घोल लिए, तो अब क्या करना है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरे ग्लास में अब क्या करना है, फर्स्ट वाले ग्लास से हमें 10 ml पानी लगभग निकाल लेना है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, 10 ml पानी हम निकाल लेंगे और क्या करेंगे, उसे हम दूसरे ग्लास में दे देंगे। फर्स्ट ग्लास में से हम 10 ml पानी निकाल लेंगे और उसे हम क्या करेंगे, उसे हम दूसरे ग्लास में घोल लेंगे, ठीक है। दूसरे ग्लास में घोलेंगे, देखिए हम घोल लेंगे, दूसरे ग्लास में हम घोल लिए, ठीक है। दूसरे ग्लास में भी हम मिला दिए, ठीक है। ये हमारा दूसरा ग्लास भी मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, अब दूसरे ग्लास से 10 ml पानी हम क्या करेंगे, दूसरे ग्लास से निकालेंगे, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, तीसरे ग्लास में डाल देंगे, ठीक है। देखिए हम तीसरे ग्लास में भी मिला लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरे ग्लास से हम निकाले, उसे हम क्या किए, तीसरे ग्लास में घोल दे, ठीक है। यानी कि तीसरे ग्लास में हम डाल दे, ठीक है। क्या कि हम देखिए पहले ग्लास से निकाले तो दूसरे ग्लास में डाल दिए थोड़ा सा, तो क्या दूसरा ग्लास का भी कलर दूसरे ग्लास में भी कलर आ गया, यानी दूसरे ग्लास का पानी भी कलरफुल हो गया, ठीक है। अब उसी से हम क्या कि दूसरे ग्लास से पानी निकाल के तीसरे ग्लास में डाल दिए, यानी कि तीसरे ग्लास में जो पानी था उसमें क्या कि हम थोड़ा सा कलर वाला पानी उसमें डाल दिए, तो ये क्या हुआ, तीसरा ग्लास का पानी भी रंगीन हो गया, ठीक है। अब वैसे हम क्या करेंगे, तीसरे ग्लास से पानी निकालेंगे, तीसरे ग्लास से पानी निकालेंगे, उसे हम क्या करेंगे, तीसरे ग्लास से थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसे हम क्या करेंगे, चौथे ग्लास में डाल देंगे। देखिए चौथे ग्लास में हम डाल देते हैं, ठीक है। देखिए तीसरे ग्लास से निकाल के हम क्या किए, चौथे ग्लास में भी पानी डाल दिए, चौथे ग्लास में भी हम डाल दिए, ठीक है। देखिए चौथे ग्लास में डाल दिए तो आप देख रहे होंगे कि चौथा ग्लास पानी जो है वो भी रंगीन हो गया है, ठीक है, वो भी रंगीन हो गया है, ठीक है। कम हुआ है, यानी कि तीसरे की तुलना में कम हुआ है, लेकिन वो भी रंगीन हो गया है, ठीक है। अगर अब इसी तरीके से हमें चौथे ग्लास से पानी लेना है, ठीक है। चौथे ग्लास से हम पानी ले लेंगे थोड़ा सा और उसको क्या करेंगे, हम 5वें ग्लास में दे देंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 5वें ग्लास में से मिला लेते हैं। क्या किया हम आपको दिख रहा है क्या, 5वें ग्लास में हम मिला रहे हैं, 5वें ग्लास से देखिए मिला लिए, ठीक है। आप देख रहे हैं 5वें ग्लास में हम मिला लिए, ठीक है। 5वें ग्लास में मिला लिए तो आपको दिख रहा होगा कि 5वां ग्लास का पानी जो है वो भी कलर आ गया है, ठीक है, उसका भी कलर आ गया है ना। 5वें ग्लास में भी हम यानी कि धीरे धीरे कलर जो है कम होते जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना, इसी प्रकार से 5 से 8 बार
करना है। ठीक है, आप 5 से 8 बार करेंगे तो आप क्या पाएंगे, तब भी आप जल रंगीन ही पाएंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या के पहले से दूसरे में ले, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में। ठीक है, हम ये किए, लेकिन आप क्या पा रहे हैं, ये करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि रंग हल्का होता जा रहा है। ठीक है, रंग हल्का होता गया, लेकिन फिर भी पानी रंगीन नजर ही आ रहा। आप देख रहे हैं कि पहले ग्लास को आप देखिए वो काफ़ी कलरफुल है, दूसरा देखिए थोड़ा कम है, तीसरा उससे थोड़ा कम है, चौथा देखिए उससे थोड़ा कम है, पांचवा उससे थोड़ा कम है। यानी कि कलर थोड़ा थोड़ा हल्का होते जा रहा है, लेकिन कलर नज़र आ रहा है हर एक ग्लास में, है ना। तो आप इससे क्या कह सकते हैं, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। आप इस चीज़ से, आप इस क्रियाकलाप के अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि पदार्थ के कण जो वो कितने छोटे हैं। ठीक है, यानी कि आप इस क्रियाकलाप से कुछ समझे। देखिए यह क्रियाकलाप यह दर्शा रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ठीक है, ये कण छोटे छोटे कणों से विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, ये कण जो है छोटे छोटे कणों से विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देखिए इस क्रियाकलाप में। ठीक है, आप ये क्रियाकलाप करने के लिए जरूरी नहीं है कि पोटेशियम परमैंगनेट ही यूज करें। ठीक है, आप इसके लिए डेटॉल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि क्रियाकलाप करने के लिए आप डेटॉल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि डेटॉल का भी महक जो है वो बहुत ही जल्द नहीं चले जाता है, यानी कि उसका भी महक थोड़ा थोड़ा हमें मिलती रहती है ना। इससे हम ये समझ गए कि पदार्थ के कण जो है वो क्या है, बहुत ही छोटे हैं। क्या है, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कण इतने छोटे हैं कि उसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो चलिए और चीज़ें हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों इस पेज पे हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के गुण के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपके किसी के बुक में रहेगा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, किसी में रहेगा पदार्थ के कणों के गुणधर्म, किसी में रहेगा पदार्थ के कणों के गुण। तो ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो हम पदार्थ के गुण के बारे में यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए इसको हम इस तरह से समझेंगे कि आप एक ग्लास में पानी लेंगे, उसमें नींबू पानी चीनी का घोल बनाइए, या फिर उसमें नींबू पानी का घोल बनाइए, या फिर नींबू पानी नमक का घोल बनाइए, किसी भी चीज़ का घोल बनाएंगे। आप देखेंगे कि आपको ये चीज़ दिखाई देगा कि आप उसमें चीनी, नमक, नींबू जो भी डालेंगे वो क्या हो रहा है, वो घुल जा रहा है। क्या हो रहा है, वो घुल जा रहा है, यानी कि वो क्या उसके रिक्त स्थान में समावेशित हो रहा है, यानी कि उसके रिक्त स्थान में क्या हो रहा है, समावेशित हो जा रहा है। तो बच्चा जब भी हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है, यानी कि यह इस बात को दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है ना। देखिए यदि रिक्त स्थान होता नहीं तो चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी या शरबत ये सब हम लोग बना नहीं पाते, है ना, क्योंकि वो रिक्त स्थान नहीं है, उसमें समावेशित होता ही नहीं, यानी कि घुलता ही नहीं वो फिर। इसलिए बच्चा यह इस बात को दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इस बात को आप समझ गए, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए अब हम ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो बच्चों इस पेज पे हम पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, कैसे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए आप क्या कीजिए, एक अगरबत्ती लीजिए, उसे आप क्या कीजिए, बुझी हुई अगरबत्ती लीजिए और उसे आप किसी कोने में जाकर, अपने रूम के किसी कोने में जाके उसे रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या आपको उस अगरबत्ती की सुगंध लेने के लिए कितना समीप जाना पड़ रहा है, कितना नजदीक जाना पड़ रहा है आपको, मतलब एकदम नजदीक जाते होंगे तब जाकर उसकी सुगंध आती होगी, है ना। अब क्या कीजिए, अब आप अगरबत्ती को जला दीजिए। ठीक है, अब आप अगरबत्ती को क्या कीजिए, जला दे। क्या होता है, क्या दूर से ही सुगंध आपको मिलती है? अगरबत्ती जब आप जला देते हैं तो क्या होता है, क्या आपको अगरबत्ती की सुगंध दूर से ही मिलती है? तो बिल्कुल आपको दूर से ही मिलती होगी, है ना। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी ऐसा सोचा है? नहीं सोचा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है ना, उसी में क्या होता है, समावेशित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, हम दूर भी रहते हैं तो उसकी खुशबू क्या होता है, हवाओं में समावेशित होके वो हमारे आसपास तक फैल जाते हैं, तो वो हमारे सुगंध दूर दूर तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हम एक दूसरा क्रियाकलाप करते हैं, उसके जरिए समझते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या कीजिए, आप एक ग्लास लीजिए। ठीक है, आप ग्लास ले लिए, आप एक ग्लास लीजिए, हम बीगर ले लीजिए,
ग्लास बिगर जो भी बोले आप इसे, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप इस ग्लास में आराम से 1 या 2 बूंद क्या कीजिए, इसमें आप नीले रंग का स्याही डाल दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसे एक रूम के कोने में कहीं भी आराम से इसे रख दीजिए, ठीक है। स्याही डाल दीजिए और उसे रख दीजिए, ठीक है, रख दीजिए। अब आपको क्या दिख रहा होगा, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस ग्लास में स्याही फैल जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे इस ग्लास में क्या हुआ, स्याही जो है वो क्या हुआ, इस तरह से फैल गया है, ठीक है। तो आप इस बात को देखिए कि क्या उस स्याही को फैलने में कितना समय लगा, कितना, क्या दिन लगा या क्या 2-4 दिन लगा, या क्या कितने घंटे, कितने दिन लगे होंगे, कितने घंटे लगेंगे, वो कुछ ही समय में क्या होगा, पूरे ग्लास में यानी पूरे पानी में फैल गया होगा। और पूरे पानी में कुछ ही समय में ये पूरे पानी में क्या हुआ होगा, फैल गया होगा स्याही, है ना, फैल गया होगा। तो इस क्रियाकलाप के जरिए हम क्या देखें, हम देखें कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, हम देखें ये क्रियाकलाप करके कि क्या हुआ, पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कणों के रिक्त स्थान में समावेशित के कारण होता है। क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, कणों के रिक्त स्थान में समावेशित के कारण होता है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होता है, और तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है ना। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। चलिए इस बात को हम अगले पेज पे जान लेते हैं। क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये पदार्थ कणों से बना है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। पदार्थ कणों से बना है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यही बल जो है कणों को एक साथ जोड़े रखता है। यही बल जो है कणों को एक साथ जोड़े रखता है। ये डिपेंड करता है, किसी पदार्थ में ज्यादा होता है और किसी पदार्थ में कम होता है, ठीक है। ठोस में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। इसी बल को बोलते हैं अंतर आणविक बल। समझ रहे, इसी बल को क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल, ठीक है। तो चलिए अगले पेज पे हम समझेंगे पदार्थ की अवस्थाओं को, ठीक है। तो बच्चों इस पेज पे हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कितने अवस्थाएं हैं, तो बच्चों पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और क्या है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। देखिए है 5 अवस्था, लेकिन आप लोग को ये पांचों अवस्था नहीं पढ़ना। आप लोग को क्या पढ़ना है, आप लोग को पढ़ना है ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। आप लोग को बस यही तीनों अवस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए इस तीनों अवस्थाओं के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। चलिए पहले हम ठोस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए ठोस का एक निश्चित आकार होता है। आप लोग ईंट देखे हैं, ईंट के जैसे आकार फिक्स होता है ना। ईंट कैसा होता है, घनाभ जैसा होता है ना, ठीक है। यानी कि उसका निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, यानी कि उसका बाउंड्री फिक्स होता है, यानी उसका आयतन भी फिक्स्ड रहता है, ठीक है। देखिए स्थिर आयतन का मतलब होता है यानी कि वो संपीड़ित नहीं हुआ, यानी कि उसको दबाएंगे तो सिकुड़ेगा नहीं, वो टूट जाएगा लेकिन वो सिकुड़ेगा नहीं। देखिए आप गैस सिलेंडर देखे होंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, उच्च दाब पर गैस को भर देते हैं। गैस को इतना दबा देते हैं, इतना दाब लगाते हैं कि वो द्रव में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यदि हम ठोस को दबाएंगे तो वो कम जगह नहीं लेगा, वो उतना ही जगह लेगा, ठीक है। लेकिन ठोस को संपीड़ित हम नहीं कर सकते, मतलब हम दबा उसको नहीं सकते हैं। समझ लें इस चीज को, यानी कि ठोस का संपीड़न संभव नहीं है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बाह्य बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदल सकता है, इसलिए ये दृढ़ होता है। इसलिए ये क्या होता है, दृढ़ होता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। अब देखिए रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। रबर बैंड को खींच के इसका आकार बदला जा सकता है, ये ठोस है या नहीं है। तो क्या होता है, बाह्य बल लगाने पर अपने आकार तो बदल लेता है लेकिन पुनः क्या होता है, वो अपने मूल आकार में आ जाता है ना। यदि उसमें हम अत्यधिक बल लगाते हैं तो क्या होता है, रबर बैंड टूट जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि रबर बैंड क्या है, ठोस है। क्या है, रबर बैंड भी ठोस है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कीजिए, आप देखिए चीनी, नमक सबको आप क्या बोलेंगे, चीनी, नमक, इन सब ये ठोस है या द्रव है, क्या है। ये चीनी को, नमक को आप
किसी भी बर्तन में रखिए तो वो क्या होता है, वो जिस बर्तन में आप रखेंगे उसी का आकार ले लेता है ना। चीनी, नमक, इस सब को क्या होता है, जिस बर्तन में हम रखते हैं उसी बर्तन का आकार वो ले लेता है ना। तो आप इसे क्या समझ, क्या वो ठोस है, यानी कि चीनी जो वो ठोस है या नहीं है। किसी भी बर्तन में इसको हम रखेंगे या अपने हाथ में ले लेंगे या किसी प्लेट में रख देंगे या जार में रखेंगे, इनके क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता है। समझ रहे हैं क्या होता है, इसको हम कहीं भी रखते हैं तो इसका क्या होता है, इसका क्रिस्टल का आकार जो होता है वो नहीं बदलता है। यानी क्रिस्टल का आकार, यानी कि दाने का आकार, आप देखते हैं चीनी का जो दाने क्या होता है वो उसका आकार बदलता है, उसका आकार जितना रहता है उतना ही रहता है ना, क्या वो नहीं ना बदलता है। ये भी क्या है, ठोस है ना। अब देखिए स्पंज को आप क्या बोलेंगे, स्पंज जो रहता है तो स्पंज को आप क्या कहेंगे, वो ठोस है या नहीं। स्पंज भी ठोस है, स्पंज क्या है, स्पंज भी ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। संपीड़न संभव है मतलब दबा सकते हैं उसको हम। स्पंज जो है वो ठोस ही है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम दबा सकते हैं। ऐसा संभव है कि उसे हम दबा सकते हैं। देखिए क्या होता है, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। स्पंज में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें क्या होता है, वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वो वायु बाहर निकलता है। क्या होता है, जब हम स्पंज को दबाते हैं तो क्या, तो वायु बाहर निकल जाता है। इससे इसका संपीड़न संभव होता है, यानी कि इसी से इसको दबाना संभव है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो यानी कि क्या है, तो आप ठोस के बारे में, आई होप कि आप लोग ठोस के बारे में समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए अब हम अगले पेज पे द्रव अवस्था के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या पढ़े, अब हम द्रव अवस्था के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, द्रव अवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए द्रव का आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित होता है। समझ रहे हैं, द्रव का आकार नहीं होता लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। देखिए जिस बर्तन में इसको रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। क्या, जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेता है। द्रव में क्या होता है, द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल होते हैं। देखिए द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ये ठोसों की अपेक्षा द्रव का विसरण, देखिए ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण, द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। समझ रहे हैं आप इस बात को। देखिए इस तरह से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतः रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान भी अधिक होती हैं। ठीक है, आप लोग द्रव के बारे में समझ गए, द्रव अवस्था के बारे में भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले पेज पे आपको गैसीय अवस्था के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम गैसीय अवस्था के बारे में जानते हैं। ठीक है, ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड़नता काफी अधिक होती है। ठीक है, ठोस और द्रव की तुलना में क्या होता है, गैस की संपीड़नता काफी अधिक होती है। ठीक है, हमारे घर में खाना पकाने वाले उपयोग किए जाने वाले द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, देखिए अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में भी संपीड़ित गैस ही होती है। ठीक है, आप लोग देखते हैं आजकल गाड़ी में भी ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का उपयोग होता है ना। देखिए संपीड़नता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आप एक चीज नोटिस किए हैं कि जब घर में जब हमारे रसोई में खाना बनता है तो आप बिना प्रवेश किए ही जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचते हैं, आप कभी सोचे हैं? क्या होता है, खाने के जो कण है वो वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। या गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं, है ना। इस गंध का कण जो है यानी कि और दूर भी जा सकता है, मतलब हवा में फैलकर और दूर तक भी जा सकता है। पके हुए गर्म खाने की महक क्या होता है, हमारे आसपास तक कुछ क्षणों में ही पहुंच जाता है ना। अब कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण क्या होता है, कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान
और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैस का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्र से होता है। ठीक है, चलिए इसे हम क्यों ना एक क्रियाकलाप के जरिए समझें। ठीक है, अब हम इस इमेज के जरिए समझ लेते हैं ठोस, द्रव और गैस को। ठीक है, देखिए ठोस में क्या होता है, एकदम इस कण की तरह क्या होता है, चिपका चिपका हुआ रहता है, यानी कि एकदम बिल्कुल एक दूसरे से अटैच्ड रहता है। एकदम क्या है, आप देख रहे हैं कि क्या है, एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ है, एकदम एडजस्टेड है। ठीक है, यानी कि ठोस में जो कण होते हैं वो इसी तरीके से एडजस्टेड होते हैं, यानी कि बहुत ही सटा सटा रहता है। ठीक है, इसकी द्रव में क्या है, थोड़ा थोड़ा इसका कण जो है वो क्या है, फैला हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा, है ना। इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है ना। गैस में जो कण है वो कैसे होते हैं, वो इसी तरीके से फैले फैले होते हैं, और द्रव में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। यानी देखिए आप देख रहे हैं कि गैस में जो कण है वो इसी तरीके से फैले हुए रहते हैं। ठीक है, और द्रव में जो वो उसमें थोड़ा कम होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ठोस का डेंसिटी ज़्यादा होता है, लिक्विड का डेंसिटी ठोस से कम होता है, गैस का डेंसिटी सबसे कम होता है। ठीक है, डेंसिटी मतलब घनत्व, यानी कि ठोस का घनत्व जो है ज़्यादा होता है और द्रव का उससे ठोस से कम होता है, गैस में तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलिए और चीज़ हम अब अगले क्लास में पढ़ते हैं, पार्ट 2। ठीक है, यानी कि भाग 2 में हम अब और चीज़ पढ़ेंगे, यानी कि उसमें हम क्या सब पढ़ेंगे, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है, और उसके बाद दाब परिवर्तन का प्रभाव, वाष्पीकरण। ठीक है, ये सब चीज़ें हम अब जो भी चीज़ है आपका चैप्टर 1 का बचा हो वो सब हम अब भाग 2 में पढ़ेंगे, वो सब हम भाग 2 में जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। ओके, बाय बाय बच्चों।